वेल टू वेलकम टू माय आरपीएस ट्यूटोरियल। आज जो है हम लोग साइंस का जो है चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। जो कि कक्षा 10 से रिलेटेड है। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ को पढ़ेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है, इसमें सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जैसा कि टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके अनुसार हमें सबसे पहले टॉपिक को समझना चाहिए। तो यहाँ पे हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि परिवर्तन वैसा हो जिससे कुछ नया चीज बने। ठीक है, नया चीज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि भोजन का पचना, ठीक है, दही से दही का जमना, दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो दही बनाने के काम करते हैं। ठीक है, तो दही का जो जमना होता है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि दूध से दही बन रहा है। दही एक अलग पदार्थ हो गया आपका। लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसी प्रकार श्वसन, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो मतलब एक नया चीज बन रहा है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब एक नया चीज का निर्माण हो रहा है। इसलिए श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। कागज का जलना, कागज को अगर फाड़ देंगे तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि उसको गला के फिर हम कागज बना सकते हैं। लेकिन अगर कागज को जला देंगे, कुछ नया बन रहा है, राख बन रहा है। ठीक है, तो राख जो हो गया आपका कन्वर्ट होके, उसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तब कागज से राख में बदल जाना, वो आपका नया चीज बन रहा है, राख एक नया चीज हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आता है कि अभिकारक किसको कहते हैं। अभिकारक क्या है? अभिकारक जो है ऐसे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या हिस्सा लेता है। जब भी किसी काम को करने के लिए हम किसी काम में हिस्सा लेते हैं तब उस काम को पूरा करते हैं। तो जो जो उस काम में अपना भागीदारी देता है उसी को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या हिस्सा लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो हो गया आपका, ये अभिकारक हो गया, क्योंकि ये जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें ये भाग लिया है। अब क्या बनेगा नहीं बनेगा उससे हमको पहले मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ जो भाग लिया, जो उसमें अपना हिस्सेदारी लिया, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, नेक्स्ट आता है उत्पाद। उत्पाद जो है ऐसे पदार्थ को बोलेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निर्माण होता है। मतलब ये चीज मेरा इंपॉर्टेंट है, निर्माण। ठीक है, जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें हिस्सा लिया,
और जो बना, निर्माण जिसका हुआ, निर्माण किसका हुआ, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो हो गया, ये उत्पाद की श्रेणी में आएगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो हो गया, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका अभिकारक हो गया। और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो इस प्रक्रिया के दौरान बना, नया चीज बना, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या है, मतलब कैसे जानेंगे कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ। इस आधार पे कहेंगे कि किसी भी चीज में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए तीन चार चीजों का हम वर्णन किए हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि किसी की अवस्था में अगर परिवर्तन होता है, जैसे कि किस, किसी की अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ, उस चीज में जो है रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे दूध था, दूध से दही बन गया, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाना। ठीक है। तो इस अवस्था में परिवर्तन हो जाना ही कहलाता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि रंग में परिवर्तन होना, ठीक है, रंग में परिवर्तन होना, ये क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तापमान में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। गैस का उत्सर्जन भी क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। तो जब भी हम देखेंगे अवस्था, रंग, तापमान, गैस में परिवर्तन आ रहा है, तब हम कहेंगे कि जो है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। अब बारी आती है रासायनिक समीकरण की। अब रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया तो हम लोग पढ़ लिए। वहां पे जो टॉपिक मेरा था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मतलब समीकरण को भी पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग तो देख चुके हैं, अब समीकरण को देखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है और रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जो अभिक्रिया है उसी को समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों को प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के रूप में लिखी जाती है। जैसे कि वहां पे हमने लिखा था जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो जब इसको हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में जब फिर से लिखेंगे इसको, तो ZnSO4 प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है मेरा, इसको हम बोलते हैं अभिकारक। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसको बोलते हैं क्या, अभिकारक। और जो राइट हैंड साइड होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद के सूत्र उनके भौतिक अवस्था के साथ लिखी जाती है। ठीक है। ये इसको भौतिक अवस्था के साथ हम लिख सकते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम तत्वों का प्रतीक का उपयोग करते हैं। ठीक है। तत्वों का प्रतीक का उपयोग करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का O हो जाता है, नाइट्रोजन का N हो जाएगा, ठीक है, जिंक का Zn हो गया, फेरस का Fe हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जो है वो अब कैसे करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण जो है, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ना तो हम किसी का निर्माण कर सकते हैं द्रव्यमान का, और ना ही द्रव्यमान का हम विनाश कर सकते हैं। केवल हम क्या कर सकते हैं, उसको परिवर्तन करते हैं। ठीक है। अब द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं उसके तरीका के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे फेरस H2O और Fe3O4 और H2 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे संतुलित करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले
समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या को लिखेंगे। पहले लिख लेंगे कि कौन कौन सा तत्व इसमें है, अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका ये तत्व का नाम लिखेंगे इसके नीचे। तो इसमें तत्व Fe है, H है और O है। ये सारे तत्व है मेरे इस रासायनिक समीकरण में, ये तत्व है। ठीक है। इसके बाद अभिकारक, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, उत्पाद। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको अभिकारक और राइट हैंड साइड जो है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो सबसे पहले देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में Fe का जो है परमाणु संख्या कितना है। Fe का जो परमाणु संख्या है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर H कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 लिख देंगे। O कितना है, O तो 1 ही है, तो 1 ही लिख दिए। अब जो है सेकेंड, मतलब कि दूसरे साइड में, सेकेंड साइड में जो हम देखेंगे कि Fe का कितना है, तो ये 3 है, Fe 3 लिख दिया यहाँ पे। फिर देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है, तो ऑक्सीजन को यहाँ 4 लिख दिए। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, तो हाइड्रोजन को हम 2 लिख दिए। ठीक है। अब जो है यहाँ से क्या करना है, दोनों को बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, उसके भी कुछ रूल और नियम होते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करेंगे। मतलब कि जैसे कि उत्पाद की साइड मान लेते हैं 4 है, तो अभिकारक की साइड भी 4 हमको पुराना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है आपका परमाणु संख्या किसका है, ऑक्सीजन का। क्या करेंगे, सबसे अधिक जिसका परमाणु संख्या है, जैसे ओ का परमाणु संख्या अधिक है, 4 है, तो इसको हम लोग दूसरे साइड में इसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, 1 है, इसको हम 4 से गुना कर देंगे, तो इसका जो परमाणु संख्या हो गया ऑक्सीजन का 4 हो गया इधर भी, और इधर भी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 4 हो गया। अब सेकेंड बार फिर से हम जब इसको लिखेंगे, एक एक करके इसको हम बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो है 4 गुना 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है 2 है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, 4 लगा देंगे, इसका भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं फेरस का जो है का परमाणु संख्या 3 है। ठीक है, 3 है, यहाँ पर अगर हम 3 लगा देते हैं तो फेरस का भी परमाणु संख्या मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है। अब चेक कर लेंगे कि क्या सभी तत्वों का परमाणु संख्या बराबर है या नहीं है। फेरस का 3, फेरस का 3, हाइड्रोजन का 4 गुना 8, हाइड्रोजन का 4 गुना 8, ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 4। ठीक है, यहाँ पे बराबर है। अब यहाँ पे देखना है कि बोल रहा है कि अभिकारक और उत्पाद का जो भौतिक अवस्था होता है उसको, तो उसको हम किससे सूचित करते हैं, सॉलिड एस से, द्रव को
लिक्विड, गैस को गैस से, जी से, ठीक है। और जलीय विलयन को एक्वेरियम एक्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिसे लिखे हैं 3Fe, फेरस क्या है, लोहा, लोहा सॉलिड होता है, सॉलिड लिख दिए। H2 गैस हो गया आपका, Fe3O4 है ऑक्साइड, ये सॉलिड हो गया। ये हाइड्रोजन, ये गैस हो गया आपका। इस तरह से हम इसको सूचित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं उसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन, ठीक है। संयोजन, इस अभिक्रिया में जो है दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। मतलब ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। इसमें दो या दो से अधिक रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो बनेगा मेरा उत्पाद वो सिंगल रहेगा, ठीक है। तब इसको बोलेंगे हम क्या, संयोजन अभिक्रिया में। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक को लेके एकल उत्पाद जब बनता है, मतलब एक उत्पाद बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। जैसे कोयला का दहन, ये कोयला का जलना जो है उसको भी बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है दोनों, कार्बन कब किसके उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोयला जो होता है वो कार्बन होता है, कार्बन जो जलता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, और जब जलता है तो CO2 गैस उत्पन्न करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया ये आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ये जो हो गया आपका अभिकारक हो गया। इसमें दो अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ जल का निर्माण कैसे होता है, तो जल का निर्माण जो होता है इसी संयोजन अभिक्रिया के थ्रू होता है। यहाँ 2H2 है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, 2H2O, ठीक है, जल बनता है। इसी तरह CaOS जो है आपका, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। यहाँ H2O है, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। चूना दो प्रकार का होता है, हम चूना देखे हैं। जो चूना हम लोग सफेदी के रूप में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, ठीक है। मतलब कि चूना में जब हम पानी को डाल देते हैं वो जो बनता है उसी को बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना। वो खाते भी हैं लोग खैनी वाला में लगा के। अब उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब कि इसमें उष्माक्षेपी मतलब हो गया जरूर इसमें उष्मा का कुछ काम होगा, ठीक है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो उष्मा भी उसमें निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि एग्जांपल में प्राकृतिक गैस का दहन जो होता है उसमें क्या निकलता है, ताप निकलता है, हीट निकलता है। मीथेन प्लस ऑक्सीजन जो जलता है, ठीक है, ऑक्सीजन को उपस्थिति में मीथेन जलता है। तो इसके बाद जो होता है CO2 प्लस 2H2O और प्लस में उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जब उष्मा का उत्सर्जन होगा तो उस परिस्थिति में हम क्या बोलेंगे, ये जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पे जब हम शोषण करते हैं तो उसमें भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। जैसे हम C6H12O3 ग्लूकोज को, ठीक है, O2 गैस की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है उसको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, और CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और 6H2O मतलब कि जल उत्सर्जन होता है और उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जैसे कि हम कोई भी चीज को खाते हैं, जैसे कि उसमें ग्लूकोज रहता है, चाहे पीते हैं, जैसे कि ग्लूकोज पीते हैं, ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये एक प्रकार का जलीय विलयन है, तो उसको जब लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है उसका
रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के उपरांत जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, जो एनर्जी स्टोर होता है और उससे कुछ कुछ जल भी निकलता है, ठीक है। जल का भी मतलब उत्सर्जन होता है, और साथ ही साथ कुछ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। अब पहले क्या था, अभिकारक जो है आपका दो या दो से अधिक रहता था, अब यहाँ पे उत्पाद जो है दो या दो से अधिक बन रहा है, ठीक है। जैसे कि उष्मीय वियोजन, इसका जो प्रकार होता है उष्मीय वियोजन, तो उष्मीय वियोजन में क्या होता है, उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, उष्मा के द्वारा जो वियोजन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन। जैसे कि HeSO4 मतलब कि फेरस सल्फेट जो है, जब फेरस सल्फेट में हम उष्मा देते हैं तो ये फेरस ऑक्साइड और H2O गैस और SO3 गैस इसमें उत्सर्जित होती है। मतलब कि जब इसको उष्मा के परिणाम स्वरूप दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है, तो उस परिणाम स्वरूप जो उत्पाद दो या दो से अधिक बनते हैं उसी को हम उष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेरस सल्फेट को जब हम हीट देते हैं मतलब कि गर्म करते हैं, तो इसके बाद क्या होता है, वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और SO2 गैस निकलता है, SO3 गैस भी निकलता है, ठीक है। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा रंग, और जब उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है उष्मा लेने के बाद तो भूरा रंग हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार चुना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तो बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उष्मा देते हैं, उष्मा देने के परिणाम स्वरूप ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है और CO2 गैस उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको, ठीक है। बुझा हुआ चूना आपका पिछले बता चुके हैं कि ये आपका होता है CaOH का होल टू, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसलिए वो CaO को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो चूना पत्थर से हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बनाते हैं, ठीक है। वैसे उसको उष्मा देके जो है हम क्या बनाते हैं, बिना बुझा हुआ चूना तैयार करते हैं, ठीक है। अब एक आता है विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन जो है आपका किसको बोलते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। तो H2O लिक्विड में जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं, जब H2O मतलब कि जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वो दो भागों में विखंडित हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तब तो H2 और O2 मतलब कि हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में यह विखंडित हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ एकल अभिकारक से ये मेरा दो उत्पाद में बन रहा है, किसके परिणाम स्वरूप, जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन, जैसे ही बात आ रही है प्रकाशीय वियोजन का, तो उसमें ये समझ में आना चाहिए कि प्रकाश का उसमें उपस्थिति होगा, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। मतलब सूर्य के प्रकाश में जो वियोजन होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। जैसे कि AgCl सल्फर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जब उसको सूर्य के प्रकाश में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये क्या बनता है, 2Ag प्लस Cl2, ठीक है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड जब इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कर Ag प्लस
Br2 बनाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, स्वेट फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, स्वेट फोटोग्राफी में। ठीक है, अब बात आती है उष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब कि इसमें उष्मा का क्या होगा, शोषण होगा। ठीक है, किन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे इसमें क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश का हुआ है, इसमें क्या हुआ, विद्युत धारा आपका, फिर इसमें उष्मा का हुआ है। तो ये सारा जो एग्जाम्पल हो गया आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया का हो गया। ठीक है, अब बात आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यह अभिक्रिया में जो है अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। मतलब कि यह कह सकते हैं जो ज्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर को अपने जगह से विस्थापित कर देता है, मतलब अपनी जगह से वो भगा देता है। जैसे कि कोई लड़का पीछे आगे वाला बेंच पे बैठा है वो कमजोर है, और कोई लड़का पीछे बेंच पे बैठा है, अगर आगे वाला बेंच पे उसका बैठने का मन किया तो अगर पीछे वाला ताकतवर है तो वो आगे वाले को वहां से हटा देगा। तो ऐसा होता नहीं है, मतलब एग्जाम्पल दिए। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो जैसे कि यहाँ पे Fe+Cu SO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट। इसके बाद यहाँ पे जब इसको ये क्रिया करेगा तो वो Fe SO4 और Cu में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि फेरस जो है कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो ज्यादा पैसा वाला रहेगा, तो वो जो है कम पैसे वाले को हटा देगा, विस्थापित कर देगा। मान लीजिए ये लड़की है और ऐसा कॉपर जो है एक लड़का है, एगो एफी एक लड़का है। ठीक है, तो अगर जो है एफी ज्यादा पैसा वाला है तो SO4 किसके साथ सटेगा, एफी के पास, तो वो यहाँ पे वही हो रहा है। ठीक, अब समझ में आना चाहिए कि कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक हम क्रियाशील तत्व का डायग्राम बनाए हुए हैं, के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा तत्व जो है अधिक रिएक्टिव है और कौन सा कम कम रिएक्टिव है। यहाँ से मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो ऊपर में आपका है मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, पोटासियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इस तरह से ये एक आपका टेबल बना है स्टेप बाय। जो ऊपर में है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे में है वो सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ज्यादा जो रिएक्टिव है वो कम को अपने यौगिक के पास से वो विस्थापित कर देगा। ठीक है, कम वाला जो है विस्थापित हो जाएगा और ज्यादा वाला क्या करेगा, उसको विस्थापित करेगा। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, केदारनाथ भाई का माली आलू जरा फीके नीके से पकाता है। यहाँ हो गया, क्यों है ऐसे आलू पकाता, मतलब कि प्लेटिनम जो है सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, रिएक्टिव सीरीज के इस टेबल में जो है प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव है, और पोटासियम जो है यहाँ पे आपका ये ज्यादा रिएक्टिव है। पोटासियम आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव तत्व है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव तत्व है वो कम रिएक्टिव तत्व को अपने जगह से विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको विस्थापित कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि विस्थापन को आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। एक बार और ट्रिक को हम बोल देते हैं, केदारनाथ भाई का माली आलू जरा फीके नीके से पकाता है, क्यों है ऐसे आलू पकाता।
ये आपको याद रखने का एक ट्रिक है, जिससे आप ये जो समीकरण तैयार करेंगे उसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है, और ये सवाल जो है अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, अब बात आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब कि दो यौगिक के बीच। इस अभिक्रिया में जो है उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब दो यौगिक का जो आयन होता है उसके आयनों के आदान प्रदान से होता है, जैसे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए सोडियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, बेरियम को अपनी जगह से विस्थापित कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसके आयन और इसके आयन के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, बेरियम जो है तो सोडियम सल्फर ऑक्साइड के पास चल जाएगा, और सोडियम जो है ये आपका क्लोरीन के पास चल जाएगा। ठीक है, इसके आयनों के जो जो आदान प्रदान होता है उससे जो है ये आपका तैयार होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे जो है इसमें जो है आपका BaSO4 जो है, BaSO4 बेरियम सल्फेट जो है ये अवक्षेप के रूप में बचता है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। एग्जाम में पूछ देगा द्विविस्थापन को दूसरे नामों से भी जाने जाते हैं, वो कौन से नाम है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, अब बात आती है उपचयन एवं अपचयन। ये दो अभिक्रिया है, उपचयन और अपचयन। अब बोलता है उपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। उपचयन अभिक्रिया जो है जब किसी पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन की कमी या ह्रास हो जाती है। ठीक है, उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। जैसे कि यहाँ पे C+O2, जब इसको हीट देते हैं तो ये क्या बनता है, CO2। यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि हो गई। यहाँ पे 2Cu+O2, तो 2CO, मतलब कि ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे CuO+H2, तो Cu, इसमें देखिए हाइड्रोजन का जो है इसमें क्या हो गया, कमी हो गया, और ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। ठीक है, अब आता है अपचयन अभिक्रिया। तो जैसे कि हम उपचयन पढ़े उसी प्रकार अपचयन होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की मतलब ह्रास होती है, और हाइड्रोजन में जो है वृद्धि होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में जब वृद्धि होगी तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो अभिक्रिया है वो अपचयन है। जैसे कि CuO+H2, CuO+H2 जब इसको हीट देंगे तो Cu+H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए CuO में क्या है कि ऑक्सीजन का कमी हो गया, और यहाँ से देखिए हाइड्रोजन में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन में वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन की इसमें क्या होती है, अपचयन में ह्रास। तो अपचयन में ऑक्सीजन की ह्रास होती है तो उसको अपचयन बोलते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, मतलब कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसको क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, यहाँ से हम लोग दोनों अभिक्रिया पढ़ लिए। तो वैसे अभिक्रिया, ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन, ठीक है, उपचयन और अपचयन हो, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं रेडॉक्स ऑफ, रेडॉक्स ऑफ अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ZnO+C, Zn+CO, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की ह्रास हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई, तो जिसमें ऑक्सीजन में ह्रास हो गई वो हो गया आपका अपचयन।
जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, वो हो गया उपचयन। तो आज के क्लास में इतने तक ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ तथ्य समझ में आता है। ठीक है, थैंक यू। आप इसी तरह अपना बनाए रखें, और अगर आप पीडीएफ का लिंक चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा आरपीएस ट्यूटोरियल। आरपीएस ट्यूटोरियल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पर जाएं और वहां से आप लोग ज्वाइन कर जो है आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।